कुछ किस्से हो जाएं बाय विकास भाटी। हवेली, घर दिलवा दो मिश्रा जी, नया शहर है, किसी को जानता भी नहीं मैं। नौकरी के पहले दिन के खत्म होते ही प्रमोद ने अकाउंटेंट मिश्रा जी से बोला, अरे भाटी साहब क्यों चिंता करते हो, अपने ऑफिस के बगल वाला कमरा बिल्कुल खाली भी है और सही भी, बस अभी बात करवा देता हूँ मकान मालिक से। मिश्रा जी बोले और प्रमोद का हाथ पकड़कर बढ़ लिए। 3 मंजिला बड़ी सी हवेली और उसमें रहने वाले सिर्फ अधेड़ उम्र के दंपति। आइए भाटी जी, आप मनोज शाक्य हैं और आप उनकी मिसेज। सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए मिश्रा जी परिचय करवाते हुए बोले। सामान्य अभिवादन के बाद परिचय और कमरा देने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी गई और प्रमोद को कमरे की चाबियां सौंप दी गईं। प्रमोद शाक्य जी के उस बेडरूम का मुआयना सा करने में लगा था। बिस्तर पर बीमार पड़े मनोज जी और एक अजीब सी दुर्गंध उस कमरे में थी और दीवारें काटने को लगती महसूस होती थी, जैसे किसी की उपस्थिति हो उस कमरे में, खौफनाक सी उपस्थिति। चाबी लेकर प्रमोद अपने नए ठिकाने की तरफ बढ़ लिया था, पर जैसे कोई ताकत उससे बोल रही थी कि वो ही है जो उसे देखेगा और सुनेगा। 10 बाई 10 के उस कमरे में एक तरफ एक अलमारी रखी थी और उसके ठीक बगल में लकड़ी के पायों पर बनी हुई एक चारपाई मौजूद थी। प्रमोद की नौकरी का पहला दिन बहुत व्यस्त गुजरा था, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। तंत्र की किताबें पढ़ने के शौकीन प्रमोद ने बैग से एक किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा, और एक पेज पर उसकी खोज ठहर गई। कहीं भी उपस्थित गंध से वहां रह रही आत्माओं का अंदाज लगाया जा सकता है। शुद्ध आत्माओं की गंध फूलों जैसी या मीठी होती है। कुत्सित विचार वाली आत्मा की उपस्थिति से जलने की गंध आती है और अनृप्त आत्माओं की गंध बहुत तीव्र और बदबूदार होती है। किताब उस कमरे में अनृप्त आत्मा के होने की तरफ इशारा कर रही थी। प्रमोद रात भर शाक्य जी के बारे में ही सोचता रहा, उनकी बीमारी और उस बदबू का कोई रिश्ता तो जरूर है। कल सुबह खुद मिलकर पूछेगा उनसे, नहीं उनसे पूछना सही नहीं रहेगा, भाभी जी से पूछेगा, हाँ यही सही रहेगा। यही सब सोचते सोचते उसे नींद ने आगोश में ले लिया। सुबह होते ही जब प्रमोद कमरे से निकला, मिसेस शाक्य कपड़े सुखाने डाल रही थी। भाभी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, प्रमोद बोला। जी आ जाइए ऊपर, मिसेस शाक्य ने सहमति व्यक्त कर दी थी। भाभी जी, ये भाई साहब कब से बीमार हैं? प्रमोद ने सीढ़ियां पूरी करते ही बोला। भैया 2 साल हो गए, बुखार से शुरू हुई इनकी बीमारी आज सीरियस लेवल तक पहुंच गई है। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य हकीमों के चक्कर लगाए, मंदिर मस्जिद सब जगह दुआएं मांगी, पर इनकी हालत है कि सुधरने का नाम नहीं लेती, हर दिन मौत। इतना बोल मिसेस शाक्य फफक कर रो पड़ी। आपके बच्चे, प्रमोद इतना ही बोला था कि भाभी जी बोल पड़ी। एक बेटी थी, 3 साल पहले मलेरिया ने निगल लिया। अब बस यही एक सहारा है जीने का, जिस दिन ये। इसके आगे मिसेस शाक्य की जुबान बंद सी गई और गला रुंध कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज ने तोड़ा। छम 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 आवाज गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। होठों तक चेहरे को घूंघट में दबाए एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया। सफेद और लाल रंग की गहरी कड़ी हुई साड़ी, जिसके किनारे गोटे से पटे हुए थे, गले में आभूषणों की बड़ी खेप, एक हाथ में 2 कंगनों के बीच फंसी चूड़ियों की बड़ी सी लड़ और होठों पर कोई भी जज्बात नहीं। पायल की छम छम रात के सन्नाटे में घुलने लगी थी। उस औरत के कदम प्रमोद से 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नजर प्रमोद को ही देख रही थी।
प्रमोद ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वो जड़वत वहीं बैठा हुआ था, बस दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे। तभी वो औरत प्रमोद की तरफ झुकी और ठीक कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, खजाना गड़ा है, और फिर सीधी खड़ी हो गई। प्रमोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, कहाँ? उस औरत के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आई और चेहरे को तरेर कर बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुझे एक वादा देना होगा। कैसा कैसा वादा? प्रमोद की आवाज अटक रही थी। कि तू मेरा एक काम करेगा, औरत बोली। बिना काम जाने कैसा वादा? प्रमोद ने जवाब दिया और अचानक ही उसका हाथ उस औरत की तरफ बढ़ गया। अगले पल वहां कोई नहीं था। उस औरत की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, खजाना गड़ा है। वो औरत कौन थी और चाहती क्या थी, ये वहापो प्रमोद को बेचैन कर रही थी। वो उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। कोई तो रिश्ता है इस खजाने वाली औरत और इस घर के बीच। हाँ, इसका मतलब खजाना इसी घर में मौजूद है, पर कहाँ? और वो औरत चाहती क्या थी? आखिर कौन सा काम करवाना चाहती है वो मुझसे? नहीं नहीं, बिना काम जाने मुझे हाँ नहीं बोलनी चाहिए। प्रेत है क्या पता, मेरा शरीर ही मांग ले। यही सब सोचते हुए प्रमोद ठिठक गया। सामने की दीवार पर जैसे किसी ने पेंसिल से खजाना लिख दिया हो, पर जैसे ही प्रमोद उसके पास गया वो शब्द गायब हो गए। अब की पलटा तो सामने वाली दीवार पर एक और शब्द लिखा था, वादा। प्रमोद जोर से चिल्लाया, बिना काम जाने मैं हाँ नहीं कहूँगा। कमरा जैसे उसे देख रहा था, दीवारों में जैसे आंखें निकल आई हों। प्रमोद अपने पलंग पर वापस आकर बैठ गया और कुछ देर के बाद लेट गया। आज तीसरी रात उसे नींद आगोश में लेने लगी थी। शायद लगातार 2 दिन सो न पाने के कारण वो बहुत थक गया था, पर प्रमोद सोना नहीं चाहता था। वो उठकर बैठ गया और इंतजार करता रहा कि कब वो फिर से आए और उसे वो राज बताए जिसे गढ़कर वो गायब हो गई थी। पर वो नहीं आई। भाटी साहब, कुछ खोज खबर मिली मनोज जी की? मिश्रा जी ने सुबह पूछा। नहीं, पर इतना बोल प्रमोद चुप हो गया। पर क्या भाटी जी? मिश्रा जी ने सवाल दाग दिया। पर मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होकर ही वापस आएंगे। प्रमोद ने बात पलट दी। उसे डर था कहीं उसके कुछ कहने की वजह से राज यहीं दफन होकर न रह जाए, और शायद यही राज मनोज जी की जान बचा सकता था। आज चौथी रात थी। प्रमोद दिमागी रूप से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। पिछली 3 रातों ने उसके मन में डर की जगह कुतूहल को बिठा दिया था। खाना खाकर प्रमोद उस औरत का इंतजार कर रहा था। बार बार घड़ी को देखता, कभी बैठ जाता तो कभी टहलने लगता। रात के 2 बज चुके थे, पर आज न तो आरी की आवाज आई और न सिक्कों की खनक। दीवारों पर भी कोई संदेश नहीं उभरे। लगता है ये सिलसिला खत्म हो गया। शायद मेरी बात को उसने न के तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रमोद ने खुद से इतना कहा और लेट गया। 3 दिन की थकान ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर में प्रमोद ने खुद को उसी घर में खड़ा पाया। ये घर तो वही था, पर दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा जैसे तकरीबन कई साल पहले कमरे में लाइटों की जगह मशाल जल रही थी। एक और बड़ी सी खिड़की थी। बैठक में सोफे की जगह दीवान पड़े थे। ऐसा जैसे प्रमोद भूतकाल में पहुंच गया हो। प्रमोद ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक इमारत पर यूनियन जैक लहरा रहा था। घोड़ों पर 2 गोरे सैनिक गश्त लगा रहे थे और हर दुकान पर पूछताछ कर रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खटका।
भीतर से एक औरत निकलकर आई और दरवाजा खोल दिया। डाकू के भेस वाला एक शख्स भीतर घबराया हुआ आया था। भावरी, अब की बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने, देख पूरा थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, पर पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तू छिपा ले मुझे। वो डाकू भीतर आते ही बोला, रोशन सिंह, तुम मुझे भी मरवाओगे किसी दिन? कितनी बार बोला है कि डाका डालकर यहाँ मत आया करो। अब ही गए तो जाओ तहखाने में छिपो, मैं देखती हूँ। भावरी बोली। प्रमोद ने भावरी के होठों पर नजर दौड़ाई। ये वही रात वाली औरत थी। डाकू रोशन सिंह तहखाने की तरफ बढ़ लिया था कि दरवाजा फिर खटका। अब की दरवाजे पर अंग्रेजी सिपाही थे। मैडम, कोई आया तो नहीं यहाँ? उनमें से एक सिपाही बोला। नहीं, किसे खोज रहे हैं आप लोग? भावरी बोली। डाकू रोशन सिंह को, राजा साहब की बेटी और पत्नी को कत्ल करके और पैसे लूटकर भाग निकला है। वही सिपाही बोला। वो मशहूर डाकू रोशन सिंह, जिसके सर पर 500 का इनाम है। भावरी बनते हुए बोली, वो यहाँ क्यों आएगा? जमींदार की विधवा हूँ मैं, काट नहीं डालूंगी उसे। ठीक है, परेशानी के लिए माफी चाहेंगे। आप खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, इसी इलाके में देखा गया है वो। इतना बोल वो दोनों उल्टे पांव लौट गए। उनके जाते ही भावरी के कदम तहखाने की तरफ बढ़ चले। प्रमोद भी पीछे पीछे चल पड़ा। तहखाने में पहुंचते ही भावरी जोर से चीखी, कत्ल करके आए हो तुम? डाका वाका तो ठीक है, पर कातिल? तू चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा, पर ये पैसे छिपा ले, बाद में आकर ले जाऊंगा। रोशन सिंह बोला। भावरी कुछ देर तो चुप खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जा ऊपर कमरे से आरी निकाल के ला। रोशन सिंह गया और 5 मिनट बाद एक बड़ी सी आरी के साथ लौटा। दोनों ने बारी बारी से दीवार पर आरी चलाकर एक बड़ा सा छेद बनाया और उसमें सिक्के डालने शुरू कर दिए। सिक्के गिराने की खनक पूरे तहखाने में गूंज रही थी। 2 घंटे में दीवार को बंद करके पहले जैसा कर दिया गया। फिर रोशन ने भावरी को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ लिया। दोनों एक कमरे के भीतर जाकर बंद हो गए। प्रमोद बाहर ही खड़ा रहा। तभी दूसरे कमरे से 2-2.5 साल का एक बच्चा बाहर आया और माँ माँ करता इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। प्रमोद ने उसको आवाज दी, पर जैसे उसने सुना ही न हो। उसकी माँ शब्द की पुकार बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और भावरी बाहर निकली। उसने प्यार से बच्चे को गोद में लिया और दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही रोशन सिंह कमरे से निकला और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद दूर से गोलियों की आवाज आने लगी और फिर सन्नाटा पसर गया। प्रमोद ने खिड़की से झांका तो हर घर के बाहर लोगों का मजमा लगा था। भावरी भी भागकर खिड़की पर आ गई और जोर से चीखी, ताई, क्या हुआ? अरे, डाकू रोशन सिंह मारा गया। ताई नीचे से ही चिल्लाई। तभी प्रमोद की आंख खुल गई। ये था तो सपना, पर शायद सच था, वही सच जिसे वह जानना चाहता था। अब उसे ये भी मालूम था कि खजाना कहाँ है। एक ख्याल उसके मन में आया कि उसी जगह जाकर उन पैसों को निकाल ले, पर जिस पैसे की वजह से भावरी प्रेत योनि में भटक रही है, उसे लेकर वो शांत कैसे बैठ सकता था। पर एक सवाल अभी भी अनसुलझा था कि आखिर भावरी चाहती क्या है। यही सब सोचते हुए प्रमोद सो गया। सुबह उठकर नहाया धोया और ऑफिस पहुंच गया। शाम के 4 बजे एक ऑटो आकर हवेली के आगे रुका और अपने कदमों पर चलते हुए मनोज जी ने गेट खोला।
प्रमोद काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ लिया, उनको पानी पिलाया और हालचाल पूछा। भैया जाने क्या हुआ, अचानक से इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और आज सुबह डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया। भगवान की दुआ से अब एकदम स्वस्थ हैं ये। मिसेस शाक्य के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चलिए मैं अपना सामान ले लेता हूँ और कुछ बात भी करनी है आपसे। प्रमोद बोला। जी बिल्कुल, आइए। वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको घर में? मनोज जी ने पूछा। मनोज हंसा और बोला, कुछ खास तो नहीं, पर एक राज जरूर पता चला है। बात करते करते तीनों उसी जगह आ पहुँचे जहाँ प्रमोद सोया करता था। उसके बिस्तर पर एक कागज फड़फड़ा रहा था। प्रमोद आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। बेटा, तुम कहानी जानते हो मेरी, पर मनोज को पूरा सच मत बताना। सही समझा तुमने, वो पैसा ही है जिसने मुझे प्रेत योनि में बांध कर रखा है। इस पैसे का किसी पुण्य में उपयोग हो जाए तो मेरी इस योनि से मुक्ति संभव है। मनोज बीमार था क्योंकि मेरे इशारे नहीं समझता था। तुम पहले इंसान हो जिसने बुलाया मुझे। वो पैसा निकाल लो और किसी अच्छे काम में लगवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। प्रमोद ने उस कागज को मुट्ठी में बांध लिया। क्या है प्रमोद जी? मनोज जी ने सवाल किया। कुछ नहीं, बस रफ वर्क है। प्रमोद ने भावरी की बात रख ली थी। आप मुझे कुछ बताने वाले थे? मनोज जी ने पूछा। जी, दरअसल आपके तहखाने की बाई दीवार के किनारे पर जहाँ पीला निशान लगा है, एक खजाना गड़ा है। उसकी वजह से भावरी नाम की एक महिला प्रेत योनि में फंसी हुई है और वही आपके स्वास्थ्य के सही न होने का कारण बनी है। आप उस पैसे को निकालकर उससे मंदिर बनवा दीजिए ताकि उनको शांति मिल सके। प्रमोद बेहिचक बोल गया। मनोज जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे, जैसे सवाल और संवाद के बीच फंसे व्यक्ति के चेहरे पर आते। वैसे ये भावरी हैं कौन? प्रमोद ने पूछा। मेरी माँ, मनोज ने जवाब दिया। नोट, ये कहानी मेरे पिता के सत्य अनुभव पर है। प्रमोद का कैरेक्टर मेरे पिता पर आधारित है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को दबाएं।